नमस्कार, न्यूज एट 9 प्रोग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अमृत उपाध्याय। आइए जल्दी से देखें आज की हेडलाइंस। लिथुआनिया को मिले नए राष्ट्रपति, गितानस नौसेदा दूसरी बार बने राष्ट्रपति। बाल्टिक देश है लिथुआनिया। गेल ने लगाया अपना पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन का प्रयोग। भविष्य का ईंधन है हाइड्रोजन। और इंडियन आर्मी को मिली पहली हाइड्रोजन बस, ट्रांसपोर्टेशन से होने वाले उत्सर्जन को रोकना मकसद। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ किया समझौता। आइए खबरों की शुरुआत करने से पहले कल के न्यूज एट 9 के एपिसोड में आप लोगों के कुछ कमेंट्स पर बात कर लेते हैं। आप में से कुछ लोगों को कंफ्यूजन था कि पापुआ न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जबकि मैंने तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड बताया है। तो सबसे पहली बात यह है कि मैंने पापुआ न्यू गिनी को आइलैंड बताया ही नहीं है। पापुआ न्यू गिनी नाम का कोई आइलैंड है ही नहीं। पापुआ न्यू गिनी एक देश है और हमने पापुआ न्यू गिनी को तीसरा सबसे बड़ा आइलैंड नेशन बताया, जो कि एकदम ठीक है। यहां एक बात समझिए, आइलैंड और आइलैंड नेशन में फर्क होता है। जैसे कि ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड है, लेकिन आइलैंड नेशन नहीं है, क्योंकि ग्रीनलैंड डेनमार्क का एक आइलैंड है और डेनमार्क एक देश है। ऐसे ही अंडमान निकोबार एक आइलैंड है, लेकिन आइलैंड नेशन नहीं है। क्यों? क्योंकि अंडमान निकोबार भारत का आइलैंड है और भारत एक देश है। जबकि आइलैंड नेशन या आइलैंड कंट्री से क्या मतलब है? ऐसे संप्रभु या सॉवरेन राष्ट्र जिनके क्षेत्र में एक या एक से ज्यादा द्वीप या द्वीपों के कुछ हिस्से शामिल होते हैं। ऐसे ही जो लोग पापुआ न्यू गिनी को दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड बता रहे हैं, वो दरअसल न्यू गिनी की बात कर रहे हैं। न्यू गिनी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा आइलैंड है, जिसके पूर्वी हिस्से पर पापुआ न्यू गिनी है और पश्चिमी हिस्से में इंडोनेशिया स्थित है। पापुआ न्यू गिनी और इंडोनेशिया दोनों ही आइलैंड नेशन हैं। अब एक बात और नोट कर लीजिए, अगर दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स की बात की जाए तो पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, दूसरे पर न्यू गिनी और तीसरे नंबर पर है बोर्नियो। ऐसे ही अगर दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड नेशंस की बात कर रहे हैं तो पहले नंबर पर है इंडोनेशिया, दूसरे पर है मेडागास्कर और तीसरे नंबर पर है पापुआ न्यू गिनी। चलिए अब शुरू करें। गितानस नौसेदा दूसरी बार लिथुआनिया के राष्ट्रपति चुने गए हैं। इस मौके पर भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें बधाई दी। लिथुआनिया एक बाल्टिक कंट्री है। देखिए, जब भी बाल्टिक देशों की बात की जाएगी, इसमें 3 देशों का नाम आता है, लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया। ये तीनों ही देश बाल्टिक सी के पूर्वी तट पर स्थित हैं। ऐसा नहीं है कि बाल्टिक सी से और देश सीमा साझा नहीं करते, लेकिन बाल्टिक नेशन या बाल्टिक कंट्रीज इन्हीं 3 देशों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बाल्टिक सी से सीमा साझा करने के अलावा इन तीनों देशों में और भी बातें हैं जो कॉमन है। जैसे ये तीनों ही देश एक वक्त पर सोवियत संघ का हिस्सा थे। दूसरी कॉमन बात है कि वर्तमान में ये तीनों ही देश नाटो के सदस्य देश हैं। हम आज बाल्टिक देशों में शामिल लिथुआनिया की बात कर रहे हैं, तो एक बार इसकी लोकेशन को समझ लेते हैं। स्क्रीन पर मौजूद मैप में आप देख रहे होंगे कि ये देश यूरोप के उत्तर पूर्वी हिस्से में स्थित हैं। इसके उत्तर में लातविया, पूर्वी और दक्षिणी हिस्से में बेलारूस, दक्षिण में पोलैंड और दक्षिण पश्चिम में रूस स्थित है। भारत ने 1991 में सोवियत संघ से स्वतंत्रता प्राप्त करने के तुरंत बाद लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया के साथ कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। तब से द्विपक्षीय संबंधों में आपसी यात्राओं, व्यापार समझौतों और सांस्कृतिक आदान प्रदान होते रहे हैं। भारत और बाल्टिक राष्ट्र आपसी सम्मान और सहयोग वाले रिश्ते साझा करते हैं। भौगोलिक दृष्टि से दूर होने के बावजूद ये देश साझा लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और रणनीतिक साझेदारी के जरिए जुड़े हुए हैं। बाल्टिक राष्ट्र अपनी रणनीतिक भौगोलिक स्थिति के कारण क्षेत्रीय सुरक्षा और वैश्विक व्यापार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। बाल्टिक देश यूरोपीय संघ के सदस्य होने के नाते भारतीय व्यवसायों के लिए यूरोपीय बाजार तक पहुंचने का एक जरिया प्रदान करते हैं। आर्थिक सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों में सूचना प्रौद्योगिकी, फार्मास्यूटिकल्स, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा शामिल हैं। बाल्टिक राज्यों में लिथुआनिया भारत के लिए खास महत्व रखता है। लिथुआनिया बाल्टिक क्षेत्र में भारत के लिए एक प्रमुख भागीदार के रूप में उभरा है। द्विपक्षीय व्यापार लगातार बढ़ रहा है, जिसमें भारत से प्रमुख निर्यात में फार्मास्यूटिकल्स, रसायन, वस्त्र और मशीनरी शामिल है। लिथुआनिया सरकार ने भारत के साथ आर्थिक संबंधों को बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है, खासकर आईटी, जैव प्रौद्योगिकी और नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों में। लिथुआनिया में समृद्ध सांस्कृतिक विरासत और शिक्षा की मजबूत परंपरा है, जो इसे भारतीय विद्यार्थियों के लिए एक पॉपुलर डेस्टिनेशन बनाती है।
लिथुआनिया की सरकार भारतीय विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान करती है। लिथुआनियाई लोगों को योग सहित भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं में बहुत रुचि है। लिथुआनिया के विनियस विश्वविद्यालय में कई दशकों से भारतीय भाषाओं, मुख्य रूप से हिंदी और संस्कृत का अध्ययन किया जाता रहा है। यहाँ एक बात और समझिए, लिथुआनिया की इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत एक अहम देश है। इसके पीछे एक बहुत बड़ा फैक्टर है लिथुआनिया के चीन के साथ खराब संबंध। दरअसल बात है नवंबर 2021 की। लिथुआनिया ने अपनी राजधानी विनियस में ताइवान को एम्बेसी खोलने की मंजूरी दे दी थी। इसके बाद से चीन लिथुआनिया के संबंध कमजोर हो गए। चीन ने लिथुआनिया पर वन चाइना पॉलिसी का उल्लंघन का आरोप लगाया और व्यापार को रोक दिया। वहीं लिथुआनिया और भारत के संबंध राइज पर हैं। इंडियन आर्मी इन दिनों केवल ऑलिव ग्रीन ड्रेस नहीं पहन रही है, बल्कि पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन सॉल्यूशंस पर भी काम कर रही है। जब हम पर्यावरण के लिहाज से ग्रीन सॉल्यूशंस की बात करते हैं तो हमें सबसे पहले देखना होगा कि उत्सर्जन किस सेक्टर से होता है। वैश्विक आंकड़ों के मुताबिक रोड ट्रांसपोर्टेशन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन में दूसरे नंबर पर है और पहला नंबर है कोयले से चलने वाले पावर प्लांट्स का। इंडियन आर्मी ने इसी चुनौती को टारगेट किया है और इंडियन आर्मी ने इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के साथ एक कोलैबोरेशन भी किया है। इसके तहत इंडियन आर्मी को पहली हाइड्रोजन बस सौंपी गई है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक पर आधारित ये बस 37 पैसेंजर की क्षमता रखती है। 30 केजी हाइड्रोजन ईंधन के बूते ये बस 250 से 300 किलोमीटर की यात्रा कर सकती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल तकनीक एक सस्टेनेबल और स्वच्छ ऊर्जा सॉल्यूशन है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक विद्युत रासायनिक उपकरण है जो ऑक्सीजन के साथ रासायनिक प्रतिक्रिया के जरिए हाइड्रोजन गैस को बिजली में परिवर्तित करता है। इसमें बाई प्रोडक्ट के तौर पर केवल जलवाष्प यानी वाटर वेपर निकलती है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल के मुख्य लाभों में से एक है उनकी उच्च दक्षता और जीरो कार्बन उत्सर्जन। इस तकनीक पर आधारित इंजन आंतरिक दहन इंजन ICE की तुलना में ज्यादा एफिशिएंट साबित हुए हैं क्योंकि वे सीधे रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। हालांकि इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे हाइड्रोजन उत्पादन के लिए जीवाश्म ईंधन पर वर्तमान निर्भरता, हाइड्रोजन ईंधन भरने के लिए बुनियादी ढांचा और ईंधन सेल सामग्री और उत्पादन से जुड़ी उच्च लागत। हाइड्रोजन ईंधन सेल अन्य वाहन प्रौद्योगिकियों से काफी अलग है। आंतरिक दहन इंजन वाले वाहन जीवाश्म ईंधनों का उपयोग करते हैं जिससे CO2 और अन्य प्रदूषक निकलते हैं। इनमें नॉइज पॉल्यूशन भी होता है। ऐसे ही बैटरी इलेक्ट्रिक वाहन BEV रिचार्जेबल बैटरी पर चलते हैं और उपयोग के समय कोई प्रदूषक उत्सर्जित नहीं करते, लेकिन उन्हें चार्जिंग समय और बैटरी उत्पादन के पर्यावरणीय प्रभाव से जुड़ी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हाइड्रोजन भविष्य का ईंधन है और भविष्य अभी है। हाल के दिनों में भारत ने इस दृष्टिकोण को नए जोश के साथ अपनाया है। देश हाइड्रोजन तकनीक में भारी निवेश कर रहा है, जिससे ऊर्जा परिदृश्य को बदलने की इसकी क्षमता को पहचाना जा रहा है। इन दिनों हाइड्रोजन के उत्पादन और उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी पर निवेश पर भारत खूब फोकस कर रहा है। दरअसल गेल यानी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने मध्य प्रदेश में अपने पहले ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का शुभारंभ किया। ये प्लांट नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन की लाइंस पर लगाया गया है। इस प्लांट में 10 मेगावाट की PEM यानी प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन इलेक्ट्रोलाइजर यूनिट लगाई गई है, जिससे हर दिन 4.3 टन उत्पादन होगा। आप PEM का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन, जिसे पॉलीमर इलेक्ट्रोलाइट मेम्ब्रेन भी कहते हैं। ये फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी में बहुत जरूरी कंपोनेंट है। प्रोटॉन एक्सचेंज मेम्ब्रेन यानी PEM एक ऐसा उपकरण है जो पानी को हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में विभाजित करने के लिए बिजली का उपयोग करता है। इसे एक मशीन के तौर पर समझें जो पानी लेती है और बिजली का उपयोग करके इसे इसके मूल घटकों में अलग करती है। यह प्रक्रिया उसी तरह है जैसे ब्लेंडर बिजली का उपयोग करके अलग अलग चीजों को एक साथ मिलाता है, लेकिन इस मामले में PEM इलेक्ट्रोलाइजर मिक्स करने के बजाय अलग कर रहा है। आपको बता दें कि ग्रीन हाइड्रोजन को नवीकरणीय ऊर्जा का उपयोग करके इलेक्ट्रोलाइसिस के जरिए पानी से उत्पादित किया जाता है। इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन उत्पन्न होते हैं। इसका कोई भी बाई प्रोडक्ट ऐसा नहीं है जो पर्यावरण के लिहाज से नुकसानदेह हो। वहीं NGHM यानी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन का मकसद ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन और निर्यात में भारत को वैश्विक हब बनाना है। इसके तहत 2030 तक हर एक साल 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना लक्ष्य रखा गया है।
साथ ही 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा के जीवाश्म ईंधन के आयात में कमी लाना भी इसके लक्ष्यों में शामिल है। हाल ही में ब्रिक्स इन द एरा ऑफ ग्लोबल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन का आयोजन रूस में किया गया। इस मौके पर भारतीय प्रोफेसर ने कॉन्फिडेंस जताया है कि रूस के नेतृत्व में ब्रिक्स में ग्लोबल साउथ की समस्याओं को हल किया जाएगा। इस मौके पर भारत के जेएनयू की तरफ से ब्रिक्स एंड ग्लोबल साउथ पर्सपेक्टिव फ्रॉम इंडिया थीम पर प्रेजेंटेशन दी गई थी। गौरतलब है कि ब्रिक्स का साल 2024 में आयोजित होने वाला सालाना सम्मेलन रूस के कजान में आयोजित होना है। इस मौके पर रूस का मकसद इस मंच को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली में ब्रिक्स की भूमिका बढ़ाने के लिए बैंकों के बीच सहयोग विकसित करने और ब्रिक्स मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किया जाएगा। कुछ एक्सपर्ट्स डॉलर को काउंटर करने के लिए ब्रिक्स की एक कॉमन करेंसी की बात भी करते हैं। हालांकि 2023 के सम्मेलन में इस पर कोई चर्चा नहीं हुई थी। उम्मीद की जा रही है कि रूस के लीडरशिप में ऐसा कुछ सामने आए। इस सम्मेलन में ब्रिक्स में नए शामिल हुए देशों की उपस्थिति सदस्य देशों के तौर पर होगी। 1 जनवरी 2024 से ब्रिक्स में इजिप्ट, इथोपिया, ईरान, सऊदी अरब और यूएई शामिल हुए हैं। उम्मीद की जा रही है कि नए सदस्यों के साथ ब्रिक्स को ब्रिक्स प्लस कहा जाएगा। नए शामिल हुए देशों के बाद ब्रिक्स वैश्विक आबादी के लगभग 45% का और वैश्विक अर्थव्यवस्था के लगभग 28% का प्रतिनिधित्व करेगा। आपको बता दें, ब्रिक्स में ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं। सबसे पहले ब्रिक शब्द का प्रयोग हुआ था 2001 में एक निवेश बैंक गोल्डमैन सैशे के अर्थशास्त्री जिम ओ नील द्वारा, जिन्होंने अपने ग्लोबल इकोनॉमिक पेपर में इसका जिक्र किया था। इन ब्रिक देशों में ब्राजील, रूस, चीन और भारत शामिल थे। 2006 में न्यूयॉर्क में आयोजित ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक में ब्रिक समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया। ब्रिक का पहला सम्मेलन 2009 में रूस के येकातेरिनबर्ग में आयोजित हुआ। साउथ अफ्रीका के शामिल होने के बाद ब्रिक समूह का नाम हो गया ब्रिक्स। ब्रिक्स के 3 पिलर्स में पॉलिटिकल एंड सिक्योरिटी, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल और कल्चरल एंड पीपल टू पीपल एक्सचेंजेस शामिल हैं। आइए अब जल्दी से देखें आज के टर्म ऑफ द डे में क्या है खास। आज का टर्म ऑफ द डे है कैस्केड इफेक्ट। पहले इसका एक जनरल मतलब समझ लीजिए। इसमें घटनाओं का एक क्रम होता है जिसमें हर घटना अगली घटना की शुरुआत के लिए जरूरी परिस्थितियां उत्पन्न करती हैं। जैसे इमेजिन कीजिए कि माचिस की तीलियां एक लाइन में एक साथ रखी हैं। आप एक को अगर जलाएंगे, बाकी की तीलियां एक दूसरे से जलती हुई चली जाएंगी। ये इस टर्म का जनरल मतलब होता है। हमें इकोनॉमिक सेंस में कैस्केड टैक्स का मतलब समझना है। इसे कैस्केडिंग इफेक्ट ऑफ टैक्स भी कहते हैं। ये टैक्स उत्पाद पर पूरी सप्लाई चेन के दौरान हर स्टेज पर लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए आप कपड़े बनाने की एक कंपनी चलाते हैं, तो जब आपने रॉ मटेरियल खरीदा तब टैक्स पे किया। उसके बाद आपने उसे रेडीमेड कपड़ा बनाकर तैयार किया। आपसे इसे जिस दुकानदार ने खरीदा उसने रॉ मटेरियल पर लगे टैक्स पर और तैयार कपड़ों पर भी टैक्स पे किया। इसके बाद जब ये कपड़ा फाइनली कंज्यूमर के पास जाएगा तो उसे भी टैक्स पे करना होगा। इस तरह हर स्टेज पर टैक्स पर लगने वाले टैक्स के चलते इसे टैक्स ऑन द टैक्स भी कहते हैं। भारत में जीएसटी को इसी इफेक्ट को कम करने के मकसद से लाया गया था। आइए अब जल्दी से देखें आज के रैपिड न्यूज में क्या है खास। रूस के यूक्रेन पर जारी हमलों के बीच 6 नाटो देशों में सीमा सुरक्षा के मुद्दे पर सहमति बनी है। इन नाटो देशों में लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, पोलैंड, फिनलैंड और नॉर्वे शामिल हैं। यह सहमति रूस और बेलारूस के साथ सीमाओं पर एकीकृत ड्रोन वॉल बनाने पर बनी है। इस पहल का उद्देश्य ड्रोन और एंटी ड्रोन सिस्टम का उपयोग करके अपनी सीमाओं की रक्षा करना है। सीमाओं को सुरक्षित करने के लिए फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, सर्विलांस सिस्टम, ड्रोन और अन्य उन्नत तकनीकें शामिल होंगी। नेपाल ने 28 मई को अपना 17वां गणतंत्र दिवस मनाया। 28 मई 2008 को नेपाल को संघीय गणराज्य लोकतांत्रिक राज्य घोषित किया गया था। 17 साल पहले 2008 में नेपाल की संसद ने एक ऐतिहासिक घोषणा के जरिए पीपल्स मूवमेंट द्वितीय का सफल समापन किया और 240 साल पुरानी राजशाही को खत्म किया। इसी दिन नेपाल ने नागरिक वर्चस्व प्राप्त किया था और सामाजिक न्याय के साथ साथ एक उदार समावेशी लोकतांत्रिक गणराज्य नेपाल की नींव रखी थी। तेलंगाना सरकार ने राज्य भर में तंबाकू और निकोटीन युक्त गुटखा और पान मसाला के निर्माण, भंडारण, वितरण और बिक्री पर सब पर प्रतिबंध लगा दिया है। यह प्रतिबंध 24 मई 2024 से शुरू होकर 1 साल की अवधि के लिए लागू रहेगा। राज्य सरकार ने यह प्रतिबंध खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के तहत लगाया। तंबाकू उत्पादों के सेवन से ओरल कैंसर, ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस और कई अन्य बीमारियों का खतरा होता है।
हमने पिछले एपिसोड में पापुआ न्यू गिनी में आए विनाशकारी भूस्खलन की खबर को कवर किया था, जिसमें सैकड़ों लोग दब गए और जान माल को काफी नुकसान हुआ। पापुआ न्यू गिनी ने सभी देशों से मदद की अपील की थी, जिसके चलते भारत ने इस द्वीपीय राष्ट्र को तत्काल राहत सहायता के रूप में $1 मिलियन की पेशकश की है। भारत की यह पेशकश इंडो पैसिफिक महासागर पहल यानी IPOI के तहत की गई है। इस पहल में आपदा जोखिम न्यूनीकरण और प्रबंधन एक महत्वपूर्ण घटक है। इसकी घोषणा नवंबर 2019 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी। भारत इससे पहले भी 2018 में आए भूकंप, 2019 और 23 में ज्वालामुखी विस्फोट के समय भी पापुआ न्यू गिनी की मदद कर चुका है। भारत को टॉप 10 व्यापारिक साझेदारों में 9 के साथ व्यापार घाटे का सामना करना पड़ा है। यहाँ व्यापार घाटा आयात और निर्यात के बीच के अंतर को दिखाता है। यदि आयात अधिक हो रहा है निर्यात की तुलना में तो यह व्यापार घाटे को दिखाता है, और यदि निर्यात अधिक है आयात से तो यह व्यापार सरप्लस को दिखाता है। आंकड़ों के अनुसार चीन, रूस, दक्षिण कोरिया और हांगकांग के साथ व्यापार घाटा बढ़ा है। भारत का व्यापार अधिशेष यानी ट्रेड सरप्लस अमेरिका, ब्रिटेन, बेल्जियम, इटली, फ्रांस और बांग्लादेश के साथ रहा। यदि हम ओवरऑल बात करें तो भारत का कुल व्यापार घाटा घटकर $238.3 अरब रह गया, जो कि इससे पिछले वित्त वर्ष में $264.9 अरब था। एशियाई चैंपियनशिप का आयोजन उज्बेकिस्तान के ताशकंद में किया जा रहा है। इस चैंपियनशिप में दीपा करमाकर ने भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। उन्होंने महिलाओं के वर्ल्ड फाइनल में 13.566 का औसत स्कोर दर्ज किया। ये पहली बार है जब किसी भारतीय जिम्नास्ट ने एशियाई चैंपियनशिप में किसी भी स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता हो। आइए अब जल्दी से देखें आज के बुलेटिन पर आधारित क्या प्रश्न बन सकते हैं। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा देश बाल्टिक देशों में शामिल नहीं है? लिथुआनिया, लातविया, एस्टोनिया, यूक्रेन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड्स में से पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, दूसरे पर न्यू गिनी और तीसरे नंबर पर बोर्नियो आता है। दुनिया के सबसे बड़े आइलैंड नेशंस में पहले नंबर पर इंडोनेशिया, दूसरे पर मेडागास्कर और तीसरे नंबर पर पापुआ न्यू गिनी आता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलिए देखिए, पिछले बुलेटिन मैंने आपसे क्या सवाल पूछे थे, उनके सही जवाब क्या है। पहला सवाल था, 77वें कांस फिल्म फेस्टिवल में भारत की किस फिल्म ने ग्रैंड प्रिक्स पुरस्कार जीता? ऑल वी इमेजिन एज लाइट, RRR, कल्कि, द एलिफेंट विस्पर्स। सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न था, न्यू ब्रिटेन, न्यू आयरलैंड और बोगनेविले द्वीप स्थित हैं हिंद महासागर में, प्रशांत महासागर में, आर्कटिक महासागर में या फिर अंटार्कटिक महासागर में? सही जवाब है विकल्प बी, प्रशांत महासागर में। तो आज इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल रात 9 बजे आपसे फिर से मुलाकात होनी है। ख्याल रखिए अपना, ठीक से पढ़ाई कीजिए, इस बुलेटिन को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और अगर आप इस बुलेटिन की PDF हासिल करना चाहते हैं, अमृत उपाध्याय 007 टेलीग्राम चैनल है जिस पर इसकी PDF रोजाना मिलती है। आज जो सवाल मैंने पूछे हैं उनके जवाब भी आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। नमस्कार।